नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक बहुत भावनात्मक, इमोशनल प्रतिक्रिया आई हमारे भारतीय भाई बहनों की तरफ से, जो कि भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैं जो अभियान चला रहा हूँ वो बिल्कुल न डरें। यदि कोई लाठी डंडा की बात आएगी तो पहले मैं सहूँगा और ज़रा भी मैं आँच या खरोच आने नहीं दूँगा। मैं और भारतीय अवाम ताकत दल हमारे उन भारतीय भाई बहनों या सभी भारतीय भाई बहनों की इस जज्बे की कदर करता है और सलाम करता है। इसमें एक बात बताना चाहता है अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को कि डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उस ईश्वर और खुदा ने ये आशीर्वाद दिया है और हमारे जो अमर शहीद राष्ट्रभक्त जिन्होंने अपने खून और प्राणों की आहुति दे करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया, उन्हीं की प्रेरणा ही ताकत है। और वो हमारे अमर शहीद परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह। अच्छा, एक बात जब मैं अमर शहीदों की बात कहता हूँ तो उसमें बाबा साहब भी उतने ही आदरणीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो वो भी हमारी ताकत हैं। ये बात जरूर है कि उन्होंने प्राणों की आहुति नहीं दी, यह एक तथ्य है, लेकिन उसके समानांतर यह भी तथ्य है कि उन्होंने भारतीय समाज के उस तबके के लिए वो कष्ट सहे, वो जलालतें झेली, वो सारे अपमान सहे जो किसी प्राणों के बलिदान से कम नहीं है। तो हमारी और भारतीय अवाम ताकत दल के नज़रों में वो हमारे उन अमर शहीदों की श्रेणी में ही आते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद
सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि के ही समकक्ष हैं। इसलिए जब आप कभी भारतीय आवाम ताकत दल के पोस्टर आप देखते होंगे तो उनमें जो 6 महापुरुषों का की उसमें छाया प्रति उसमें या फोटो लगी रहती है। तो सर्वप्रथम जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहती है, इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह की रहती है, और उसके बाद तीसरे स्थान पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की ही फोटो रहती है, जो ये संदेश देती है कि ये ज़रूर है कि उन्होंने प्राणों की आहुति नहीं दी, लेकिन हमारे भारतीय समाज के तबके के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए जो उन्होंने कष्ट सहे, जो जिन कठिनाइयों का सामना किया, जो अपमान झेले और तमाम दिक्कतें सही, वह भी किसी प्राणों की आहुति या प्राणों के बलिदान से कम नहीं है। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल उनको वही इज्जत बख्शता है जो हमारे अमर शहीदों जो हमारे अमर शहीदों के लिए जो इज्जत और सम्मान हम सभी के दिलों में और हम सभी भारतीय भाई बहनों के दिल दिमाग में या जहन में है। तो उसी के बराबर वो इज्जत देता है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी। तो इन्हीं राष्ट्रभक्त अमर शहीदों बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की प्रेरणा ही वो ताकत है जिसके बूते किसी भी तरह से डरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये मैं बता दूं कि जब से ये मुहिम करीब पौने 2 साल या 2 साल से ये चल रही है, पौने 2 साल से, तब से धमकियां ही मिल रही हैं। और किसी एपिसोड में बताया भी गया था कि इन्हीं पार्टियों में से लोग जो है भारतीय आवाम ताकत दल के जो पंजीकृत दफ्तर है, पंजीकृत जो कार्यालय है, रजिस्टर्ड ऑफिस नेशनल या राष्ट्रीय कार्यालय है, उसमें तोड़फोड़ करने के लिए भी इन्हीं पार्टियों में से इन्हीं मुख्यधारा के दलों में से भारतीय जनता पार्टी हो या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, तो उन भारतीय आवाम ताकत दल के राष्ट्रीय कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय में तोड़फोड़ करने के लिए भी सब वहाँ गए थे, लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन पूरा प्रयास था। और तब से ये धमकी और बराबर दे रहे हैं। देखिए, ये बात जो बताई जा रही है धमकी वाली बात, चूँकि ये जीएनपीसी के जितने भी नेता हैं और उसका जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका है, ये सब झूठ बोलने में एक से एक माहिर है। तो हो सकता है कि जब कोई सामना पड़े, कोई वो कन्फ्रंट हो, तो इसको बड़ी सफाई से इनकार भी कर सकते हैं कि भाई कि ऐसा हम क्यों कहेंगे, आप जो है वो आप जो है मनगढ़ंत बात बता रहे हैं कि आप ही कहलवाए होंगे, आप ही जो इस तरह का एक मनगढ़ंत बात आप वो रचे होंगे। इस तरह का तर्क वो दे सकते हैं और देते ही रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखते होंगे कि इन जीएनपीसी का, उनके समर्थकों का क्या व्यवहार होता है और अपने विरोधियों के साथ किस तरह से मारपीट करते हैं, ये आए दिन देखने को मिलता है। तो इनका चरित्र जो है वो गुंडे और माफियाओं का इनका चरित्र है। भले ये मुखौटा पहने कि जो है ये भारतीय आवाम के साथ हमदर्दी दिखाते हैं वोट के लिए, बात दूसरी है, लेकिन इनका जो चरित्र है ये गुंडे और माफियाओं का ही है।
बाकी तो जो देश के साथ है वो तो बहुत ही घातक है। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल अपने सभी उन भारतीय भाई बहनों के जज्बों को सलाम करता है, सम्मान देता है, जो ये कहते हैं कि यानी हम न डरें, और कोई भी इस तरह से दिक्कत आएगी, कोई भी प्रहार आएगा, कोई भी लाठी डंडा आएगा, पहले वो सहेंगे। भारतीय जनता दल ये आप सभी को आश्वस्त करना चाहता है कि बस भारतीयता के सूत्र में हमारे हर एक भारतीय भाई बहन को बांधने का जो प्रयास है, इसमें सहयोग करके इस भारतीय जनता दल के YouTube के संदेश को, क्योंकि ये हमारे घर में बच्चे भी जानते हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग प्रभावकारी ढंग से कैसे किया जाता है, तो इसको जन जन तक हमारे हर एक प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास पहुंचवाएं, और इसके बाद इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इन समाज विरोधी ताकतों, भारत विरोधी ताकतों की हिम्मत अपने आप छूट जाएगी। शुरू में ये धमकी जरूर देते हैं, इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तो भारतीय जनता दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों से यही अर्ज करता है, यही विनती करता है कि इस संदेश को, जो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल YouTube के माध्यम से अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए दे रहा है, कि भारतीयता के सूत्र में बंधिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ भारतीय समझिए, और हमारे देशवासियों को भी अपना ही भारतीय भाई बहन समझिए। भारतीय एकता लाइए और भारतीय भाईचारा लाइए, भारतीय भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी या भाईचारा लाइए, और भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सद्भाव, गुडविल, ये सब लाने की सख्त आवश्यकता है। तो उसी में ये जो संदेश है, ये बहुत ही सहायक होगा, और जहाँ तक हो सके हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास इसको सोशल मीडिया के जरिए इसको पहुँचवाइए। ये बहुत ही आवश्यक, बहुत ही पुनीत, बहुत ही पवित्र, और या यूं कह लीजिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई, जो कि पहली आज़ादी की लड़ाई जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी, आज हमारे देश के जो काले अंग्रेज हैं उनके विरुद्ध है। और इसको कामयाब बनाने के लिए ये YouTube के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास पहुंचाने के लिए जो भी सोशल मीडिया का साधन मिलता है, ज्ञान मिलता है, उससे उसको पहुंचवाइए। और भारतीय जनता दल भी अपने साधनों से ये कोशिश कर रहा है, और भी तेज करेगा। लेकिन कोई भी आंदोलन बगैर आप लोगों के सहयोग के वो संभव नहीं होगा। तो आप लोगों की भागीदारी, आप लोगों का सहयोग, और जो है ये पूरी व्यवस्था आप ही लोगों के लिए है, इस देश के लिए है, और हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए है, आगे आने वाले नस्लों के लिए है, पीढ़ियों के लिए है। तो ताकि पूरा माहौल भारतीयता का हो। तो फिर से भारतीय जनता दल ऐसे जज्बों को सलाम करता है और सम्मान देता है। ये GNPC के विषय में पिछले कुछ एपिसोडों में बताया गया था कि यह GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि
हमारे भारतीय भाई बहन कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, भ्रम से, भूल से या गलती से, लेकिन वो कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस नहीं है। यह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो उस संगठन पर गंडुली मारकर बैठी हुई है, उसको जकड़ी हुई है, उसको पकड़ी हुई है, और उसको अपने निहित स्वार्थ के अनुसार या अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से, अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको चलाती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है, और उसी के अंडे बच्चे ही उस तंजीम का, उस संगठन का मुखिया बनता है। जब इसको सत्ता मिलती है तो वही अंडे बच्चे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये उसका डीएनए है, ये उसकी असलियत है। तो यह देश के लिए बहुत 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 बड़ी अभिशाप है, और जितना जल्दी इस भारत की पावन धरती से वो समूल समाप्त हो जाए, तभी इस देश को और हमारे भारतीय भाई बहनों को सुकून मिल सकेगा, शांति मिल सकेगी और सुख मिल सकेगा। ये अटल सत्य है, और वही खतरा जो है वाम दलों से है। अब देखिए, हमारे 23 जवान जो है वो आतंकवाद के शिकार हो गए, नक्सली आतंकवाद के। अब इन गद्दार वाम दलों से पूछिए, एक भी उनके शब्द निकलेंगे? ये सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, डी राजा, दिखेगा इनके मुंह में दही जम जाएगी, इनकी घिघ बंद हो जाएगी उन जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए। तो इतने बड़े गद्दार हैं इस देश के। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का फर्ज होता है, खास करके जिन पॉकेट्स में ये घुसे हुए हैं। अब जैसे पंजाब के किसानों में एक कॉमरेड बन करके घुसे हुए हैं, और जो किसान आंदोलन के नाम पर जो इतना विप्लव और अशांति फैलाई गई थी, तो कॉमरेड के नाम पर तो इसलिए हमारे पंजाब के हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे किसान भारतीय भाई बहन, इन गद्दार कम्युनिस्टों को पहचाने, इन गद्दार कॉमरेडों को पहचाने कि जब भी हमारा कोई जवान मरता है तो बल्कि ये सुनने में आते हैं, खुशी मनाते हैं। एक भी शब्द नहीं निकलता है। इनके शब्द जो है आतंकवादियों के लिए निकलेंगे, उन नक्सलियों के लिए निकलेंगे, लेकिन हमारे जवानों के लिए वो कभी शब्द नहीं निकलता है। तो इतने बड़े गद्दार हैं, तो यह देश इन गद्दारों को क्यों पाले? क्यों इस देश में उनको जगह मिले? इस सवाल का जवाब हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को ढूंढना होगा, देना होगा। अब जैसे पंजाब के किसानों में ये कॉमरेड बन के घुसे हुए हैं, हमारे सभी पंजाब में स्थित सभी भारतीय भाई बहन और सभी वो जो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, किसान भारतीय भाई बहन, इन कॉमरेडों को निकाल बाहर करें। जितने कर्मचारी संगठन हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन हो, चाहे प्रांतीय सरकारों के कर्मचारी संगठन हो, कम्युनिस्टों का जहाँ भी इनकी पकड़ है, होल्ड है, उनको निकाल बाहर करिए कि ये देश के दुश्मन हैं। मजदूर संगठन, किसान संगठन और प्राइवेट जो कारखानों में जो ये वाम दल, लाल झंडा वाले, सबको बाहर करिए। ये बहुत बड़े कैंसर है, बहुत बड़े दुश्मन हैं इससे ये वाम दल। इनको बाहर जाने, और ये हमारे दुश्मन चीन के एजेंट हैं। ये चीन की एजेंसी खोले हुए हैं, क्योंकि चीन
सीधी लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता है। तो जो सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता है, तो इन्हीं एजेंडे के द्वारा अंदर से कमजोर करके उसका चीन का दबदबा जो है भारत के ऊपर स्थापित करने के लिए ये साजिश करते हैं ये वाम दल वाले। इनका मुखौटा कुछ भी हो, मुखौटा इनका रहता है गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए। ये सारे इनके जो है छद्म किस्म के जो है इनके मुखौटे हैं वाम दलों के। तो इनको भी बिल्कुल जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। और उसका नमूना देख लीजिए, हमारे 23 जवान मारे गए, एक भी शब्द नहीं निकलेगा डी राजा का, प्रकाश करत का और जो है सीताराम येचुरी का। देख लीजिए, गद्दार हैं सब इस देश के। तो और उसी प्रकार और भी ज्यादा गद्दार है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी। यह देश कभी नहीं भूल सकता किसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए जो है देश को बांटा। ये उसको भी मालूम था, और उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी मालूम था, जो कि इसके साथ शामिल था, कि जब भी देश बटेगा और आबादियों का स्थानांतरण होगा या हस्तांतरण होगा, मारकाट होगी, हमारे भारतीय भाई बहनों का खून बहेगा, उनकी जानी जाएंगी, मालूम था सबको। लेकिन सत्ता की हवस इतनी हावी थी उसके ऊपर, और इतना उस सत्ता की हवस में अंधे हो गए थे कि दिखा नहीं सबको। कोई और होता, कहते भाई कोई और होता, सुभाष चंद्र बोस होते और कोई होते, कहते भाई कभी आप जाइए, हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, 40 में जो है 1940 में लड़ लेंगे, 10 साल बाद वो लड़ेंगे, जो है और जो है 1950 तक लड़ेंगे, 1960 तक लड़ेंगे, लेकिन बटने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन सबों ने जो है देश को बांटा। और ये जो कांग्रेस थी, जो कि मुखबिर, जो कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुई थी, ये शुरू से बंटवारे का यानी मानसिकता इसके दिमाग में थी। जैसा कि पिछली एपिसोड में बताया गया है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इस्लाम आस्था के लिए या मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से जो है वो मतदाता मंडल की व्यवस्था उन सबों ने, अंग्रेजों ने की थी। क्यों कि 1857 की आज़ादी की जंग के बाद ये मान बैठे थे कि यदि देश पर हुकूमत करना है तो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो के की रणनीति पर चलना होगा। और उसी रणनीति का हिस्सा था पहला कि उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 निकाला, जिसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए या मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी। उसको इन कांग्रेसियों ने, जो कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहनी हुई थी, वो तुरंत मान लिया इसको। तो पाकिस्तान बनने की जड़ में है ये कांग्रेस, ये जीएनपीसी। देश के लोग जाने इसको। और जब भी देश बढ़ता है, देश का खून बहता है, हमारे भारतीय भाई खून बहता है, इसी में इसकी सत्ता की साजिश सफल होती है। इतनी खतरनाक ये पार्टी है, ये जान लीजिए। बाकी तो बताया गया है, और आगे भी विस्तार से जब जैसे जैसे मौके आएंगे, अवसर आएगा, समय आएगा, भारतीय ताकत दल बताते जाएगा। और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम तक ही सीमित नहीं रहेगा, लोगों के बीच में बताएगा, विधिवत बताएगा। तो जैसे अब हाल की घटना देख लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इनकी लोकप्रियता
फैल गई थी और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज भी अटल बिहारी वाजपेयी को चाहने लगा था। ये बात, इस बात से जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले चौकन्ने हो गए। अब वो इस साजिश रचने लगे कि किस तरह का विध्वंस किया जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी देश में विध्वंस किया जाता है, हिंसा होती है, लोगों की जानें जाती हैं, उसी में इसकी सत्ता की राजनीति जो है कामयाब होती है। इतनी खतरनाक ये दल है ये। तो जरा देखिए, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर के 2004 तक प्रधानमंत्री थे, तो ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी लोकप्रिय हो रहे थे। उनकी लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे वो फैल रही थी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। इस बात से ये, चूंकि ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये अपनी जागीर समझते थे कि हाँ, ये हमारी जागीर है, ये हमारा वोट बैंक है। तो जब इनकी लोकप्रियता बढ़ी तो समझे कि हमारी जागीर में ये वाजपेयी जी जो है सेंध मार रहे हैं। तो क्या साजिश किया, जरा देखिए। जो गोधरा पर जो गाड़ी आई थी अयोध्या से, जिसमें कि कार सेवक थे, अयोध्या से यानी कार सेवा करके उस जो साबरमती ट्रेन में उस जो साबरमती ट्रेन थी उसी से वो कार सेवक आ रहे थे। कहाँ से? अयोध्या से। उसमें ये इन्हीं सबों ने, इन्हीं जीएनपीसी वालों ने अपने एजेंटों से आग लगवाई और पिछले एपिसोडों में भी बताया गया है, उस आग के लिए यदि ठीक से जांच होती, और देखिए वास्तव में ये जो मोदी जो सरकार है, ये मोदी बीजेपी वाले हर वक्त जो है जीएनपीसी के पापों को छिपाने की इनकी बराबर साजिश है। और क्यों छिपाते हैं इसको अब यूट्यूब के माध्यम से उसका नमूना तो बताया गया, लेकिन विस्तार से जब आप लोगों के बीच में हम आएंगे विस्तार से बताएंगे कि जितना देश के लिए खतरनाक जीएनपीसी है, जीएनपीसी के सारे गद्दारी के पापों को, लूट के पापों को ढकने वाली ये बीजेपी है, उतनी ही गद्दार है इस देश के लिए। तो अब देखिए, तो गोधरा में जीएनपीसी ने अपने एजेंटों के द्वारा उसमें आग लगवाई और उसकी ठीक से जांच भी नहीं हुई। उस जीएनपीसी के एजेंटों के द्वारा जो आग लगाई गई, इस हकीकत को ढकने के लिए वो यूपीए सरकार में एक रेल मंत्री था, यही लालू प्रसाद यादव, इसने एक उसको कवर अप देने के लिए इसने एक जो बनर्जी कमीशन बिठाया और बनर्जी कमीशन ने सिर्फ जो है जीएनपीसी के उस पाप को, कौन सा पाप, जो उसने अपने एजेंटों के द्वारा उस साबरमती ट्रेन में जिसमें कि यानी कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, आग लगवाई थी। इस पाप को छिपाने के लिए, ढकने के लिए इसे लालू प्रसाद यादव ने बनर्जी कमीशन बिठवाया और उस बनर्जी कमीशन ने यही निष्कर्ष दिया कि यह ट्रेन में आग किसी ने नहीं लगाई थी, वह आग अपने आप लग गई थी। ये देखिए कितना बड़ा गद्दार है ये लालू प्रसाद यादव। बाकी तो जो चारा घोटाले में जो भ्रष्टाचारी तुकर है ही, वो शामिल हो गया। अब उसी के ये पता था कि देखिए जितने भी दंगे ये देश में अब तक हुए हैं, उसका उन दंगों का चरित्र ये रहा है कि पहले ये जीएनपीसी के ही जो है एजेंट, जीएनपीसी के ही गुंडे वो जो है, और जीएनपीसी के एजेंट कहाँ से उठाते हैं? इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से
समाज में जो असामाजिक तत्व होते हैं, कट्टरवादी तत्व होते हैं, जो विध्वंसक तत्व होते हैं। अभी आपने देखा होगा ना कि जो जामिया मिलिया में वो आग लगाई गई, बसें फूकी गई, हिंसा की गई, वो कौन लोग थे? वो जीएनपीसी के ही एजेंट थे। तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस जो है, तो उनको मालूम था कि यदि ये आग लगाई जाएगी, और हाँ नहीं ये बताया जा रहा था कि जितने भी दंगे हुए इस जीएनपीसी के शासनकाल में, तो उन दंगों का चरित्र ये रहा है कि इस जीएनपीसी के ही एजेंट जो है पहले हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काते हैं, और जब वो समाज पूरा भड़क जाता है, भड़क करके वो हिंसक हो जाता है, उसका दुष्परिणाम ये रहता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज उसका शिकार बन जाता है। मैं इसको फिर से कह देता हूं कि जीएनपीसी के ही एजेंट, और ये एजेंट कहां से उठाते हैं? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी, असामाजिक, हिंसा और उपद्रवी तत्व होते हैं, उन्हीं वही एजेंट होते हैं जीएनपीसी के। उन्हीं से जो है ये जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये सब भड़काते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं। और जब हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज भड़क जाता है, हिंसक हो जाता है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या रिटेलिएशन में, तो उसका परिणाम ये होता है, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसका बहुत बड़ा शिकार हो जाता है। यही लगभग नज़ारा हर सांप्रदायिक दंगों का रहा है, जो कि जीएनपीसी के शासनकाल में, जो कि 7 से लेकर 8 छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये इतनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए। देखिए, वर्णन से उसके चरित्र को नहीं दिखाया जा सकता है, और हम वर्णन करते रहें और यह देश सुनता रहे, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान है कि कैसे भारत की पावन धरती से इसकी समाप्ति हो, इसकी सोचिए। और समाप्ति का जो है सबसे यानी रक्तहीन, ब्लडलेस और बगैर तकलीफ उठाए एक रास्ता है नोटा का। इसीलिए बार बार भारतीय जनता दल कहता है कि अब ये मौका आया है, नोटा को सफल बनाइए। तो ये इनका रहा है। तो इनको पता था कि यदि साबरमती में का सेवक जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से थे, यदि उसमें आग लगाई जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके रिटेलिएशन में निश्चित है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज उसका शिकार होगा। और यही हुआ। गुजरात में बड़े पैमाने पर वो दंगे भड़के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज लगभग 3000 के आसपास उनकी जाने गई, और यही चाहते हैं। और अब देखिए, तो जब इतनी जाने गई, तो जो वाजपेयी जी लोकप्रिय हो रहे थे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, अब वो लोकप्रियता जो है खत्म हो गई। तो वोट के लिए, सत्ता हथियाने के लिए ये कितने खतरनाक किस्म के यानी देश में हिंसा फैलवाने का ये साजिश हमेशा करती रही है। ये इसका इतिहास रहा है। लेकिन सिर्फ जीएनपीसी के खतरनाक चरित्र को दिखाने से ही काम नहीं चलेगा। इस जीएनपीसी की रक्षा करने वाला ये बीजेपी है। जीएनपीसी के सारे पापों को ढकने वाली बीजेपी और आरएसएस है। इसका भी खात्मा उतना ही जरूरी है।
इस YouTube को देख करके भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए हुए जितने छुट भैया आते हैं वो कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, कभी भी जीएनपीसी कितनी खतरनाक इसकी बात नहीं करते हैं, भारतीय एकता कितना जरूरी है इसकी बात नहीं करते हैं। और कभी कभी तो इस भारतीयता का उपहास भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बार बार कहते हैं, ये कहते हैं मेरे मोदी जी का क्या होगा, मेरे योगी जी का क्या होगा। और कभी कभी तो बोलते हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसका क्या होगा। इनको सिर्फ मोदी जी की चिंता, योगी जी की चिंता और राम मंदिर ट्रस्ट की चिंता है। समझ जाइए ये कितने डेंजरस हैं और कितने खतरनाक हैं। ट्रस्ट के विषय में देखिए, सारी समस्याओं के विषय में सारे एस्पेक्ट इसी यूट्यूब के माध्यम से संभव नहीं है, लेकिन नमूने के तौर पर सिंगापुर एक देश है, उसका नमूना यह है कि इस तरह कि जितने भी पांथिक आधार पर विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, कोई भी सरकार की निगरानी के बाहर नहीं है। उसी प्रकार भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि जितने भी पंथ आधारित ट्रस्ट है, मान लीजिए राम मंदिर ट्रस्ट है और भी ट्रस्ट है, या और भी पंथ हैं, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी कोई ट्रस्ट होगा, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी पंथ आधारित कोई ट्रस्ट होगा, इसी प्रकार वो ईसाई पंथ वालों का भी कोई ट्रस्ट होगा। तो इस प्रकार के कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, और कोई भी इस तरह से है, हर एक को सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा, वो रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और उनको अपना जो है ऑडिटेड अकाउंट हर साल जो है उनको देना पड़ेगा, और सरकार की निगरानी में रहेंगे। और ये पाया गया कि वो किसी भारत विरोधी गतिविधि में पाए गए, तुरंत उसको बंद किया जाएगा और देश के बाहर किया जाएगा। ये है तो सरकार की निगरानी में कोई भी विद्यालय, कोई भी मदरसा, कोई भी पंथ आधारित विद्यालय है, कोई भी कॉन्वेंट स्कूल, वो बाहर नहीं होगा। अब कोई भी ट्रस्ट, अब जैसे तिरुपति मंदिर में कितना पैसा आता है, अब कहाँ जाता है, देश को पता है? नहीं पता है ना, जो कि पैसा देश का ही है। तो इसी प्रकार तमाम साईं बाबा के यहाँ सुन लीजिए, उस पर साईं बाबा में जो कलेक्शन आता है उस पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहता है, तमाम धन में। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि जितने भी ट्रस्ट हैं, पंथ आधारित जितने भी विद्यालय हैं या इस तरह की संस्थाएं हैं, हर एक जो है सरकार के साथ पंजीकृत होंगी, रजिस्टर्ड होंगी, सरकार की निगरानी में रहेंगी, और उनका लेखा जोखा, उनका जो है ऑडिटेड अकाउंट उनको हर साल में सबमिट करना होगा। और यदि किसी के साथ ये पाया गया कि वो देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाया गया, तो उसको बंद भी किया जाएगा, उसको देश के बाहर भी किया जाएगा। ये अवधारणा है भारतीय अवाम ताकत दल की। तो लेकिन ये बराबर बोलते हैं मेरे राम मंदिर ट्रस्ट का क्या होगा। भाई राम मंदिर यदि इतने वर्षों बाद यदि राम मंदिर बन रहा है तो बनेगा ना, लेकिन राम मंदिर पर ही ये पूरा चुनावी रणनीति है, वो रणनीति जो है वो ध्वस्त होगी। जो कुचक्र है चुनाव जीतने का,
वह कुचक्र जो है वो ध्वस्त होगा। लेकिन प्रभु राम का ये मंदिर बनना तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हाँ, इतनी ख्वाहिश जरूर थी। और यह स्पष्ट करना चाहता था कि जो मस्जिद के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और या जो ये लोग सोचते हैं कि 10 कोस पर 20 कोस पर मस्जिद बनना, ये भारतीय परिवेश के अनुकूल नहीं है। मस्जिद जो है पास में ही बनती, तमाम भारतीय लोग आते, प्रभु राम के भी दर्शन करते और जो है वो मस्जिद का भी दर्शन करते। यही तो आदर्श होता, और शायद ये प्रभु राम को भी कबूल होता। लेकिन ये कट्टरवादी सोच का बिल्कुल प्रतीक है कि मंदिर यहाँ हो और 20 कोस पर जो मस्जिद हो। भारतीय जनता पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। जब सभी भारतीय भाई बहन एक साथ में हैं तो मंदिर मस्जिद भी साथ में होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है ये भारतीय जनता दल। और इसके विरुद्ध जो सोचता है, इसका मतलब कि उसके मन में कोई कट्टरवादी सोच है। और कट्टरवादी सोच जो है हमेशा इस देश के लिए घातक रही है और आज भी है। उसी कट्टरवादी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। तो गुजरात का दंगा जो है, वो गोधरा में जो कांड हुआ था, गोधरा में जो कार सेवकों की जो साबरमती ट्रेन जलाई गई थी, उसी की प्रतिक्रिया है। और वो जलाई गई थी जेएनपीसी के एजेंटों के द्वारा, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के एजेंटों के द्वारा। यह देश को जानना चाहिए। और कितना बड़ा नाटक, पूरा मीडिया, एनडीटीवी हमेशा मोदी जी के पीछे, और ये सोनिया मौत का सौदागर, सब माहौल खड़ा करने में बहुत शातिर हैं ये जेएनपीसी वाले। और मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी, he was grilled about 8 to 10 hours in the capacity of Chief Minister of Gujarat. गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से भी वो जो है सीबीआई के द्वारा 8-10 घंटे पूछे गए। अमित शाह जबकि गृह मंत्री थे, वो जेल वो भेजे गए। ये षड्यंत्र था। लेकिन देश को जानना चाहिए कि इस विध्वंस के पीछे जेएनपीसी है। लेकिन ये बात बीजेपी नहीं कहेगी, जानते हैं। ये बात बीजेपी कह नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है नेहरू परिवार को बचाना, उसके पापों को धुलना, और उसका हर एक पाप को धुलना, गद्दारी के भी पापों को धुलना। जरा ये बीजेपी वालों से पूछिए ना कि क्या उसको नहीं पता है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के कि ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा और किसी अंग्रेज के ही द्वारा, ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, सिर्फ अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए। ये कभी कहते हैं? ये बीजेपी वाले नहीं कहते हैं ना। ये बीजेपी वाले कभी कहते हैं कि पाकिस्तान बनने की जड़ में ये कांग्रेस है, जिसने 1909 में अलग मतदाता मंडल हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए जो व्यवस्था की थी अंग्रेजों ने, तो पाकिस्तान बनने की जड़ में जेएनपीसी वाले हैं। कभी बोलते हैं बीजेपी वाले, कभी बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि जो कट्टरवादियों का जो आंदोलन था 1919 मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो कट्टरवादी जो है चला रहे थे आंदोलन, टर्की की बात को लेकर के भारत में खिलाफत आंदोलन, उस खिलाफत आंदोलन को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने वो आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया इसने, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। कभी ये बोलते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और ये उस घोर गद्दार जेएनपीसी के आरोप को झेल लेंगे कि भाई ये गोडसे की पार्टी, ताकि वो बेनकाब ना। कभी नहीं कहते भाई जो है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में, और सबसे बड़ी बात है, अरे भाई
ये मोहनदास करमचंद गांधी कितना बड़ा गद्दार है, कभी ये कहते हैं, जानते हैं कि जो ही ये मोहनदास करमचंद गांधी ये हटेगा सीन से और गद्दार के रूप में स्थापित होगा, अपने आप जो है ये जेएनपीसी वो उगड़ जाएगी, ये अच्छी तरह से देश के सामने बेनकाब हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी वाले भी और और मोदी महोदय भी हमेशा उसको, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को हमेशा पूछते रहते हैं, जिसके हत्यारे गोडसे को लेकर के ये वही जेएनपीसी वाले इनको घेरते रहते हैं कि गोडसे की पार्टी, और ये उस आरोप को स्वीकार भी करते रहते हैं। ये ड्रामा नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश है। तो ये कभी आज तक जांच नहीं कराए उस गुजरात मैंने दंगे की या गोधरा कांड की, ताकि ये बीजेपी जो है बेनकाब हो, ताकि ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी बेनकाब हो। हर वक्त जेएनपीसी के पापों को ढकने का की बहुत बड़ी साजिश ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले करते रहे। इसलिए देश को चाहिए कि इनको अच्छी तरह से वो दंडित करें इनको। एक तो हमारे देश में जितने भी राष्ट्रवादी हैं, सच्चे रूप में राष्ट्रवादी हैं, वो इसके छद्म, बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद के जाल में फंस करके जो है काफी जो है वो इसको सत्ता दिला करके, यानी बहुत बड़ी भूल वो उन लोगों ने किया। कितने इसके कार्यकर्ता, कितने इसके समर्थक सिर्फ इसके एक छलपूर्ण, कपटपूर्ण राष्ट्रवाद के झांसे में, उसके चक्कर में बीजेपी की इसका राष्ट्रवाद के असलियत तो देश देख रहा है ना, कि सिर्फ जो है नेहरू परिवार, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस के सारे पापों को धुलने की साजिश ही इसका राष्ट्रवाद है। अब देखिए ना कि गुजरात के सारे आरोप को झेल लिया मोदी जी ने, लेकिन बीजेपी वालों ने ये नहीं कहा कि भाई इनके शासन के 7 साल हो गए, 7 साल, ये एक आध महीने बाकी होगा, लेकिन ये जांच नहीं कराया कि जेएनपीसी के ही एजेंडे के द्वारा उस जो साबरमती जो है कार सैनिकों की ट्रेन में आग लगाई गई, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये दंगे हुए और जिसके शिकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज हुआ। और वो भी सिर्फ इसलिए कि वाजपेयी जी जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो ये जेएनपीसी वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट को अपनी जो जागीर समझते थे, उस जागीर में वो सेंध के रूप में समझ रहे, उस सेंध को हटाने के लिए। और इसीलिए उस गुजरात के दंगे के बाद फिर 2004 में सत्ता की वापसी इसकी हो गई जेएनपीसी की। तो देश में जब भी विप्लव होता है, लोगों की जाने जाती हैं, हमारे भारतीय भाई बहनों का खून बहता है, उसी में से इसी खतरनाक और देश के सबसे बड़े गद्दार जेएनपीसी के सत्ता वापसी का रास्ता इसका खुलता है। हमारे जिस वक्त 1984 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का खून बहा, उसी में से ये फिर सत्ता वापसी इसकी हुई जेएनपीसी की। हमारा जब देश बटा 1947 में और 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन मारे गए, उसी में जो है ये सत्ता हथियाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू। पूरा इनका इतिहास रहा है, इनका चरित्र रहा है। इसलिए देश को जरूरत है कि ऐसी ताकतों को एक मिनट भी बर्दाश्त न करें। कैसे इनको अभी भी देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठा हुआ है,
अभी भी जीएनपीसी की जड़ें वहाँ हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ में जो उसकी सरकार है, अभी भी राजस्थान में उसकी सरकार है, अभी भी दो सम्मिलित सरकारें जो मिलीजुली सरकारें या कोलिशन गवर्नमेंट है इस जीएनपीसी की, महाराष्ट्र में और झारखंड में। अभी भी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर इस इतनी खतरनाक और गद्दार जीएनपीसी को समर्थन मिल रहा है। लेकिन विरोध इस बात की है कि हर पॉकेट से, हर जगह से, हर क्षेत्र से इसको जड़ से जो है वो समाप्त किया जाए, इस जीएनपीसी को और इन वाम दलों को। एक और देख लिए उदाहरण, जब ये यूपीए की जो सरकार थी या सोनिया मनमोहन की जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, उसमें घोटाले ही घोटाले, उसका एक बहुत बड़ा वो है। और उसी दौरान जो है 2011 के आसपास ये भी हुआ था कि ये भारत में सबसे अधिक कालाधन जो है किसके नाम से है? सोनिया गांधी के नाम से, 30 लाख करोड़, जो कि इसमें हो गया है 80 लाख करोड़। राहुल गांधी के नाम से था 12 लाख करोड़, जो कि अब इसमें हो गया 35 से लेकर 40 लाख करोड़। ये मालूम था। और ये बात मोदी महोदय भी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बोले थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को बहुत लूटा है, इतना लूटा है कि भोपाल में 1 लिख करके 0 बढ़ाया जाए तो वो दिल्ली पहुंच जाएगा। ये बोले थे। और सत्ता मिलने के बाद मोदी महोदय वो सारे जो है लूट के, काला धन के सारे केस को मोदी जी निगल गए, खा गए, और उस पर एक जबान नहीं बोलते। अभी 2 साल पहले मैंने उनका भाषण सुन रहा था, गुजरात के किसी शहर में बोले थे कि दांत पीस करके सबको जेल जाना होगा। अरे मूर्ख, मोदी महोदय जेल से क्या होगा? जेल में तो गया था ना, वो जेल में तो चिदम्बरम गया था ना। जेल में तो इन सबों के स्वर्ग जैसी सुविधाएं होती हैं। लालू भी है जेल में। देश को नहीं पता है, देश को बेवकूफ बनाते हैं। जरूरत है कि भाई इनके सारे लूटे हुए धन को वापस लाना है, इनको पंगु करना है, इनको क्रिपल करना है, इनको बाहर करना है। इसकी जरूरत है मोदी महोदय। तो ये सारे जो है लूट के केस को खा गए। और जिसके लिए बीजेपी ने नाटक किया था 2004 साल के दौरान, जितने घोटाले आते थे, महीनों इस बीजेपी ने उन भ्रष्टाचार के केसेस को लेकर के संसद को बंद किया था। तो जिन भ्रष्टाचार के केसेस को लेकर के, जिस लूट को लेकर के इस बीजेपी ने संसद को बंद किया था महीनों, और वादा किया था कि जब इसकी सरकार आएगी तो एक पाई का हिसाब करेगी, और जब सत्ता मिल गई तो सारे केस खा गए। सारे जो मैंने वो इसके द्वारा और मैंने जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए धन के केस को खा गए, और सोनिया और राहुल के काले धन की चर्चा की चर्चा भी नहीं होती है। और उसमें यह भी मांग उठी थी कि कम से कम मोदी जी एक कानून ही बना दें कि जितना भी काला धन है इस देश से लूट करके जो विदेशी बैंकों में काला धन जमा हुआ है, वो कम से कम जो है हमारे देश की संपत्ति है, यही कम से कम हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो काला धन, वो पैसा जो है जीएनपीसी का है, उस पर आंच न आने। ये तमाम इस तरह से मिसालें हैं, दृष्टांत है, उदाहरण हैं, जो चीज कर बयां करते हैं कि किस प्रकार ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके
जीएनपीसी के हर पाप को, जीएनपीसी के हर लूट के माल को की रक्षा कर रहे हैं ये। अब आलम तो यह है कि वो गद्दार राहुल गांधी कह रहा है, जानता है, जानते हुए कह रहा है कि हमारे नाम एक पैसा नहीं है काला धन, कोई भी चाहे तो वो जांच करवा ले। जानता है कि कभी चूंकि ये मोदी जी मेरी रक्षा कर रहे हैं और कभी भी जांच वो नहीं करवाएंगे, इसलिए अब दहाड़ के कर रहा है और वो अपने इस लूट के पाप को धुल रहा है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये साजिश है बीजेपी। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो लूटा हुआ धन है वो मोदी जी का नहीं है, वो बीजेपी का पैसा नहीं है, वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा है, जिसको वापस लाने के लिए इस देश की जनता ने, हमारे भारतीय भाई बहनों ने आपको सत्ता में बिठाया था। आज देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं उनके लूटे हुए काले धन को बचाने के लिए। और शायद किसी यूट्यूब पर ये जो इनका ये प्रवक्ता है बीजेपी का, कौन है वो, सुधांशु त्रिवेदी, वो कह रहा है कि हमको ये सोनिया और राहुल के भ्रष्टाचार के केस में कोई जानकारी है ही नहीं। जब कोई केस आएगा तो हम देखेंगे, बोलेंगे। अब ये बोलना शुरू कर दिए हैं। देश पूरा जान ले कि ये बीजेपी के राष्ट्रवाद का मतलब है कि जीएनपीसी के सारे पापों को, गद्दारी के भी, लूट के भी, भ्रष्टाचार के सारे पापों को ढकना और उसको धुलना, यही इनका राष्ट्रवाद है। इसलिए ये जो मौका आया है विधानसभा का, तो इसमें यह भी निवेदन किया गया है और भारतीय जनता दल की एक भावनात्मक इमोशनल अपील है कि सभी भारतीय भाई बहन, हमारे असम भूखंड में रहने वाले भारतीय भाई बहन, क्योंकि हमारी जो ये मातृभूमि भारत एक ही है, उसका एक भूखंड जो है असम कहलाता है, उसका एक भूखंड जो है वो पश्चिम बंगाल कहलाता है, उसका एक भूखंड जो है वो तमिलनाडु कहलाता है, उसी का एक भूखंड जो है वो केरल कहलाता है या पुदुचेरी कहलाता है। लेकिन है हमारी मातृभूमि भारत जो एक ही है और इसमें रहने वाले सभी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। वो अलग अलग भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो बांग्ला भाषा जो हमारी भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। असम में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो असमिया जो भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। केरल में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो मलयालम भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु में रहने वाले अपने भारतीय भाई बहन वो तमिल भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुदुचेरी में भी हमारे भारतीय भाई बहन तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इस्तेमाल करते हैं वो भी अपनी भारतीय भाषा है और ये अपने सभी भारतीय भाई बहन हैं। तो सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के, एकता बहुत जरूरी है भारतीयता के आधार पर, ये सारी शक्तियों को परास्त करें नोटा के जरिए। इसलिए नोटा मत भूलिए और इस नोटा के हथियार को, चूंकि ये वेलवेट रेवोल्यूशन है, वेलवेट रेवोल्यूशन माने रक्तहीन क्रांति है, बगैर किसी का खून बहाए, बगैर किसी को तकलीफ दिए, बगैर किसी के द्वारा तकलीफ सहे, बहुत ही वो शांतिपूर्ण तरीका है नोटा का वेलवेट रेवोल्यूशन। तो नोटा अभी भी 6 चरण है। नोटा को सफल बनाइए और नोटा 10-20% से कम नहीं चलेगा, पूरा जो है 70-80-90% जाए, तब जाकर के ये ताकतें जो है भारत की पांव धरती से समाप्ति की ओर उनका आगाज होगा। और यही इच्छा, यही आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह की थी कि इन काले अंग्रेजों का खात्मा करना है। इसलिए हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, पुदुचेरी विधानसभा के,
तमिलनाडु विधानसभा के, केरल विधानसभा के, असम विधानसभा के और पश्चिम बंगाल विधानसभा के सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, भारतीयता के आधार पर एक होकर के एक साथ जो है इन सारी शक्तियों का जो राजनीतिक दलों के बेस में है, जो कि जो है भारतीय जनता पार्टी के बेस में है, जो एनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस के बेस में है, जो वाम दलों के बेस में है, जो टीएमसी के बेस में है, जो और भी जो है डीएमके, एआईएडीएमके, कम्युनिस्टों के बेस में है, इन सबका खात्मा करना है। ये जिम्मेदारी आप पर है दूसरी आज़ादी के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, देखिए कुछ लंबा हो गया है, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।